Hey there, welcome to the series of Tamil Nadu Board History, and this lesson is presented by me, Kanchan Pandey. सो क्लास 8 की जो हिस्ट्री की बुक है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है. अब आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक. ओके, तो ये है आपका सारे चैप्टर्स जो कि क्लास 9th में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले है एंशियंट सिविलाइजेशन, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन 6th सेंचुरी. थर्ड है मिडिवल एज. फोर्थ है बिगनिंग ऑफ मॉडर्न एज. एंड फिफ्थ में हम पढ़ेंगे द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में. तो जो आपका ये फर्स्ट चैप्टर है एंशियंट सिविलाइजेशन, यहाँ पे देखिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है. इसके बाद आपका आएगा एंशियंट सिविलाइजेशन का पार्ट 2. तो देखिए अगर आपको थोड़ा याद हो तो एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. हम जब क्लास 6 से हमने स्टार्ट की थी तमिलनाडु बुक की हिस्ट्री, तो वहाँ पे हमने एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था. लेकिन कौन सी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था? इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्लास 9th में आप क्या पढ़ेंगे? आप वर्ल्ड की जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे. सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे उनके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फो है कि अगर आपको इन वीडियोस का पीडीएफ चाहिए या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप हमारा जो पेड ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ यूपीपीएससी की स्टडी मटेरियल यहाँ पे मौजूद है, टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसके लिए भी पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. और इसमें कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए भी ये पेड ग्रुप मौजूद है. सो फर्दर अगर आपके पास कोई क्वेरीज़ है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेड ग्रुप, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं. सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा एंशियंट सिविलाइजेशन पार्ट 1. और अगर ये चैप्टर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन. ओके, सो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं. सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है डैश वॉज कॉल्ड एज फादर ऑफ मेडिसिन. तो फादर ऑफ मेडिसिन एंशियंट टाइम पे किसे कहा गया था? ए एलेक्जेंडर, बी हिपोक्रेट्स, सी एरिस्टोटल या डी गैलीलियो. सेकेंड है आपका द इजिप्टियन किंग वॉज कॉल्ड एज डैश. तो इजिप्टियन किंग, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. इजिप्टियन सिविलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो इनको क्या कहा जाता था? ए राजन, बी गुरु, सी फरो या डी मिनिस्टर. ओके, थर्ड है आपका द सुमेरियन कैलेंडर बेस्ड ऑन डैश डेज इन अ वीक. तो सुमेरियन कैलेंडर में एक वीक में कितने दिन होते थे? ठीक है, ए 5, बी 7, सी 10 या डी 9. तो ये सारा कुछ जब भी इस वीडियो में आएगा आगे चैप्टर्स में, तब आप फाइंड कीजिएगा कि इनके आंसर्स क्या हैं. ठीक है, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ज़रूरी नहीं है कि इनके आंसर आपको इसी वीडियो में मिले. जो इसका पार्ट 2 है उससे भी रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं. ओके, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को पढ़ने के बाद लास्ट में हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे. ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका गन पाउडर वॉज इन्वेंटेड बाय डैश. तो देखिए एंशियंट सिविलाइजेशन में ही गन पाउडर का इन्वेंशन हो चुका था. अब आपको ये बताना है कि ये कौन से सिविलाइजेशन में हुआ था? ए इजिप्टियन, बी बेबीलोनियन, सी चाइनीज़ या डी इंडियन. फिफ्थ क्वेश्चन है द इजिप्टियन सिविलाइजेशन ग्रीव अलोंग द डैश रिवर. ठीक है, ए नील, बी यूफ्रेट्स, सी येलो या डी सिंध. तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड में जो सिविलाइजेशन थी, जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, वो कैसे ग्रो हुई हैं. ओके, सो एज वी नो कि सबसे पहले इंसान फूड गैदरर था. उसके बाद उसने हंटिंग शुरू करी, धीरे धीरे एग्रीकल्चर सीखा, साथ में ही जो एनिमल्स हैं उनको पालने लगा. ठीक है, और इसी के साथ साथ फिर मेटल्स की डिस्कवरी होने लग गई थी. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स वगैरह बनने लग गए थे. सो ये जो डिस्कवरीज हैं मेटल की, इट इनेबल्ड मैन टू लिव इन अर्बन सोसाइटीज़. ठीक है, और इसी एज को बोला जाता है, इस स्टेज को बोला जाता है मेटल एज रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसकी वजह से जो फर्स्ट सिविलाइजेशन है
वो इस्टेब्लिश हुआ था। और इस फर्स्ट सिविलाइजेशन को बोला जाता है रिवर वैली सिविलाइजेशंस। इन्हें रिवर वैली सिविलाइजेशंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिवर्स के आसपास ये जो सिविलाइजेशन है ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ओके, इस टाइम पे मेटल्स के यूज़ में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था, चाहे वो खेती बाड़ी में हो या वेपन्स बनाने में हो, डोमेस्टिक यूज़ हो, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा था। तो मेटल एज रिवॉल्यूशन के अंडर ही हम पढ़ते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के बारे में। ओके, तो दुनिया में काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स में ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रहा था। इसका टाइमलाइन है 500 BC से लेके 5000 BC से लेके 500 BC। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इसके बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2। ओके, इसे हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने जो पॉलिटिकल कंडीशन है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है, ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद है सेकंड, द टाइग्रिस यूफ्रेट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मेसोपोटामिया क्या है? ये जो मॉडर्न इराक है उसी प्लेस को ये दर्शाता है। थर्ड है द नाइल वैली सिविलाइजेशन। ओके, या फिर नील वैली सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। ये कहाँ है? इजिप्ट में। ओके, फिर है फोर्थ द हुआंगहो और द येलो रिवर सिविलाइजेशन इन चाइना। तो ये 4 सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे अंडर द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए जितनी भी हम सिविलाइजेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनकी ग्रेवी क्या होगी मैं वो बता देती हूँ आपको। तो जैसा कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या देखा था, हमने इसका इंट्रो पढ़ा था, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, कौन सी रिवर के किनारे हुआ था, थोड़ा बहुत हम इंट्रो पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, और ट्रेड और कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके रिलीजन के बारे में देखेंगे। ठीक है, ऑक्यूपेशंस क्या करते थे लोग उस टाइम पे, क्या कोई कंस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है, और हम आर्ट एंड कल्चर के बारे में, लिटरेचर के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रेवी सेम रहेगी सब चीज़, सारी जितनी भी सिविलाइजेशन है उनकी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं नील वैली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट की। ओके, so among the 4 civilization of the Bronze Age, the civilization of Egypt which flourished in the valley of the Nile is believed to be the oldest. तो सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है वो है नील वैली सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में इसलिए हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। ये कहाँ की सिविलाइजेशन है? इजिप्ट की। अभी मैं आपको मैप में इनका सब लोकेशन वगैरह दिखाऊंगी। ठीक है, तो इस सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला? जैसे कि हम जानते हैं हमेशा आर्कियोलॉजिस्ट इनके बारे में पता लगाते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किए थे जो ह्यूज पिरामिड्स वगैरह हैं, द मिस्टीरियस स्फिनिक्स, र्यून ऑफ टेम्पल्स, टॉम्स, फर्नीचर, क्लोथिंग, यही सारा कुछ तो हमें किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में बताता है। जैसा कि हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी देखा था। तो ये जो खंडहर्स थे और लोगों के जो मृत शरीर थे, हड्डियां जो मिली थी हमको जानवरों की, इंसानों की, ठीक है, और जो खंडर हो गए, टेम्पल्स थे, बिल्डिंग्स थी, उस टाइम के जो टॉयज़ वगैरह यूज़ होते थे, जितनी भी सारे सामान हमें मिला था, इन्हीं सारी चीज़ों के की मदद से हम उस टाइम के कल्चर के बारे में जान पाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के थ्रू नील वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी पता चला था। ठीक है, जैसे जो वेल प्रिजर्व्ड ह्यूमन बॉडीज़ मिली थी जिनको ममीज़ कहा जाता है। तो इजिप्ट को कहा जाता है डॉटर ऑफ नील। ठीक है, जो हर्डोटस थे ये ग्रीक हिस्टोरियन है, इन्होंने इजिप्ट को कहा था द गिफ्ट ऑफ नील। ओके, द इजिप्टियन सिविलाइजेशन वॉज एट इट्स पिनाकल ऑफ ग्लोरी अबाउट 5000 ईयर्स अगो। तो ये कैसे पता चला, हम इसके बारे में देखते हैं, इस पूरी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको जो एंशियंट चीज़ें हैं उनके बारे में जानने में इंटरेस्ट है, कैसी चीज़ों के बारे में पता चलता है, और जैसे हमने इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में देखा, दुनिया के अदर सिविलाइजेशन के बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक मैप है
जिसमें सारे जो रिवर वैली सिविलाइजेशंस हैं उनको दर्शाया गया है। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये है आपकी नील रिवर और ये है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये यहाँ पे बसा हुआ है। देखिए पर्पल कलर में जो दिख रहा है आपको, ये है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। फिर यहाँ पे है आपकी जो रिवर टाइग्रिस है, और इस रिवर टाइग्रिस के आसपास ही जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ है। ये है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन और यहाँ पे है चाइनीज सिविलाइजेशन। ओके, तो ये थी आपकी मैप लोकेशन। हमने देख लिया कि ये नील रिवर सिविलाइजेशन जो है, या फिर इसे हम इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, तो ये कहाँ पे थी हमने ये देख चुके हैं ये मैप में। तो अब देखते हैं इसकी पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी। ओके, तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन में क्या होता था कि ये एक तो बहुत सारे ट्राइब्स में बटी हुई थी। ओके, और हर ट्राइब का एक क्लैन हुआ करता था, यानी कि चीफ, यानी कि एक हेड। ओके, जिनको हम नोम्स भी कहते हैं। तो फिर ये बहुत सारे ट्राइब्स मिलके इन्होंने क्या करे, 2 किंगडम्स बना लिए। 2 स्ट्रॉन्ग किंग्स रहते थे उसमें, 2 स्ट्रॉन्ग किंगडम थे पूरी सिविलाइजेशन में, सिर्फ 2 किंगडम्स थे। और उसके बाद लेटर ऑन क्या हुआ, ये 2 किंगडम्स भी यूनाइट हो गए और अब सिर्फ एक हेड हुआ करता था जिसे फेरो कहा जाता था। ओके, तो ये जो फेरो होता था ये एब्सोल्यूट मोनार्च था, यही एब्सोल्यूट लीडर हुआ करता था। ठीक है, इनको माना जाता था कि ये जो सूर्य देव हैं उनके डिसेंडेंट हैं। ठीक है, उनके वंश से हैं। सो दे लिव्ड इन ग्रेट लग्जरी। द फेरो वॉज द चीफ जस्टिस, ये चीफ जस्टिस भी होता था, चीफ प्राइस्ट भी होता था और चीफ कमांडर भी होता था। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी बॉडी को बहुत ही वेल प्रिजर्व करके रखा जाता था, जिसे हम कहते हैं मम्मी। सो इनके पास पावर हुआ करती थी कोई भी वॉर को डिक्लेयर करने की, संधियाँ बनाने की। ठीक है, द foremost among Egyptian king of this period were थटमोसेल एंड थटमोस III। ठीक है, तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीडर इस इजिप्टियन किंगडम के हुआ करते थे वो थे थटमोसेल और थटमोस III। सो एम्परर थटमोस III वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इजिप्ट। तो इनको क्या कहा जाता था, इजिप्ट का नेपोलियन। ओके, ये थी यहाँ की पॉलिटिकल कंडीशंस। अब सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें हमें आर्कियोलॉजिस्ट को जो भी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, उनके द्वारा पता चलती हैं। ओके, ये कहीं भी लिखी हुई चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड का सारा कुछ हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी यहाँ की, द इजिप्टियन सोसाइटी वॉज कम्पोज ऑफ 3 क्लासेस। इन 3 क्लासेस का नाम क्या था, सबसे पहली होती थी एरिस्टोक्रेसी। ओके, फिर होती थी मिडिल क्लास और तीसरे होते थे स्लेव्स। तो स्लेव्स जो हैं हमेशा की तरह इनको वर्क के लिए फोर्स किया जाता था, जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते थे वो स्लेव्स करा करते थे। और तो इनके हेड कौन होते थे, द किंग एंड हिज लॉर्ड्स वर एट द टॉप इन द सोशल लेडर, जिसको हम बोल रहे हैं एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी में आते थे ये राजा, उनके मिनिस्टर्स और जो प्राइस्ट होते थे, नोबल्स होते थे। ठीक है, इनको सबको प्रिविलेज्ड क्लास में रखा गया है और ये बहुत ही अच्छी कंफर्ट की लाइफ जीते थे। और मिडिल क्लास में कौन आते थे, जो भी व्यापारी हैं, आर्टिशंस हैं, स्मॉल लैंड ओनर्स हैं, ये सारे आते थे मिडिल क्लास में। इस टाइम पे जो विमेंस की पोजीशन है वो यूनिक है, ऐसा कहा गया है क्योंकि इस टाइम पे पॉलीगैमी नहीं चलती थी। ठीक है, बहु विवाह की जो प्रथा है वो नहीं थी, मोनोगैमी थी और एंडोगैमी थी। एंडोगैमी क्या होता है, देखिए कि एक ही ट्राइब में जो शादी वगैरह है वो हो जाती है, दूसरे किसी ट्राइब में शादियां नहीं होती हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोगैमी। ठीक है, अपने ही क्लाइन में, अपनी ही ट्राइब में शादी विवाह ये सारा कुछ हो जाता था। सो इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था, एग्रीकल्चर होता था। और इरिगेशन वगैरह के लिए उस टाइम पे भी, उस एंशियंट सिविलाइजेशन के टाइम पे भी ये कैनाल्स वगैरह ये सब कुछ बने हुए थे। जो आर्ट के बारे में बात करें, सो दे न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग सेवरल आर्टिकल्स ऑफ मेटल,
पर्टिकुलरली ऑफ ब्रॉन्ज, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि ये ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन ही है, ब्रॉन्ज मेटल जो है इस टाइम का सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इस टाइम पे ब्रॉन्ज काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, तो जो लोग हैं, जो भी आर्टिशंस होते थे, वो ज़्यादातर ब्रॉन्ज के बने हुए जो आर्टिकल्स हैं, मूर्तियां हैं, वो सारा कुछ बनाते थे। शिप बिल्डिंग बिकेम एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड अलॉन्ग द पॉटरी एंड क्लॉथ वीविंग। तो जहाज़ों को बनाने का काम होता था, पॉटरी बनाने का काम होता था, क्लोथिंग का, वीविंग का, ये सारा काम होता था। ठीक है, सो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वर हाईली डेवलप्ड। ओके, सो ये थी इनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन। अब एंशियंट इजिप्टियंस के रिलीजियस बिलीफ की बात करें तो रिलीजन ने इनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटेलेक्चुअल और सोशल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया था। ये लोग पॉलीथिज्म को मानते थे। ठीक है, पॉलीथिज्म में बिलीव करते थे। पॉलीथिज्म क्या होता है? जब आप एक से ज़्यादा जो भगवान हैं उनकी पूजा करते हैं, जैसे हिंदू रिलीजन में होता है। ओके, तो इनकी जो प्रिंसिपल गॉड थे उनका नाम वो थे सूर्यदेव, एमन, एटन, रा, और भी बहुत सारे देवी देवता थे इनके, जैसे ओसिरिस, ईसिस, होरस। ओके, और इन ये जो शेप जो मूर्तियां बनाते थे अपने भगवानों की, वो स्टोन से मिलके, स्टोन से बनाते थे। ठीक है, स्टोन को शेप दे के बनाते थे, और उसमें जो भी भगवान की ये मूर्ति बनाते थे वो आधा इंसान की होती थी और आधी जानवर की। ठीक है, तो ऐसे मिला जुला के इनके भगवानों का ये स्ट्रक्चर बनाते थे। ठीक है, पार्टली ह्यूमन बॉडी होती थी और पार्टली एनिमल बॉडी, जैसे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं इस फिनिक्स का। साथ ही साथ हमने देखा था कि ये इनके जो लीडर होते थे, फ़ैरो, उनको ये उनकी डेथ के बाद वेल प्रिजर्व कर देते थे उनकी बॉडी को। ठीक है, जिसे मम्मी कहा जाता है। सो ये ऐसा क्यों करते थे? इस चीज़ को करने के पीछे इनके बिलीफ ये थे कि ये समझते थे कि एक बार मृत्यु के बाद जो भगवान हैं वो उनको फिर से कभी ज़िंदा करेंगे। ठीक है, उनकी बॉडी में लाइफ देंगे, तो वो कुछ टाइम बाद फिर से ज़िंदा हो जाएंगी, ऐसा इन लोगों का मानना था। ठीक है, तो इसी बिलीफ की वजह से ये अपने जो बॉडीज़ हैं, अपने जो मृत शरीर है, उनको ममीफाई करते थे। ठीक है, दिस रिलीजियस बिलीफ इंस्पायर्ड देम टू ममीफाई देयर कॉप्सेस एंड टू कंस्ट्रक्ट पिरामिड्स, टॉम्ब्स ऑफ द pharaohs टू प्रिजर्व डेड बॉडीज़। और क्या करते थे? और इसीलिए पिरामिड्स वगैरह को फॉर्म करते थे। ठीक है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजे बिल्ट फॉर द pharaoh Cheops कूफू इज़ 481 फीट हाई। ठीक है, तो इनके एक जो फ़ैरो हैं कूफू, उनके लिए इन्होंने जो पिरामिड है ऑफ गीज़े, ये, ठीक है, उसको बनाया है। ये 481 फीट हाई है। ठीक है, ये तो बहुत फेमस पिरामिड है इजिप्ट का। सो ये सारे थे इनके रिलीजियस बिलीफ। तो आज आपको पता चल गया कि ये जो मम्मी का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है, इसके पीछे क्या रिलीजियस बिलीफ हुआ करता था। सो ये है इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में। ये यहाँ पे इजिप्टियन सिविलाइजेशन हुआ करता था, इसका ये फुल बड़ा डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेट किया हुआ है, ये जो पिरामिड ऑफ गिज़े है उसको लोकेट किया है। अभी एक कार्नाक टेम्पल है यहाँ पे, उसको हम देखेंगे। ठीक है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सारा कुछ इजिप्ट में है, इसको लोकेट किया है यहाँ पे। इनके बारे में अभी आगे देखेंगे। ठीक है, सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, सो इजिप्ट को कहा जाता है होम ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ठीक है, द पिरामिड्स एंड द स्फिनिक्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल स्पेसिमेन ऑफ देयर आर्किटेक्चर एंड आर्ट। द स्फिनिक्स इज अ मिथोलॉजिकल एनिमल विद द हेड ऑफ अ मैन एंड बॉडी ऑफ अ लायन। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये एक मिथोलॉजिकल क्या है, मूर्ति है। ठीक है, जिसमें इंसान का चेहरा है और जो बॉडी है वो लायन की है। ठीक है, द ग्रीक हिस्टोरियन एंड द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस wrote that 30,000 men worked for 20 years to complete the structure of the pyramid of Pharaoh Cheops, जिन्हें कुफू कहा जाता है, एट गीजे।
ठीक है। तो जो पिरामिड है गीज़े का, किनके लिए बनाया गया था वो, खूफू के लिए। तो उसको बनाने में इतना टाइम और इतने साल, इतने लोग लगे हुए हैं, ठीक है। ये हेरोडोटस कौन है? ये एक ग्रीक हिस्टोरियन है। द टेम्पल एट करनाक इज़ अ फाइन मॉन्यूमेंट। हमने देखा था अभी मैप में करनाक टेम्पल का लोकेशन, तो ये भी इनके टाइम पे बना था। तो बहुत ही सुंदर सुंदर जो इनके यहाँ स्कल्पचर्स और ये मूर्तियाँ सारी कुछ बनती थी, तो उसकी वजह से इजिप्ट को होम ऑफ आर्ट कहा गया है। राइटिंग्स की बात करें, सो द एंशियंट राइटिंग्स ऑफ इजिप्ट वॉज नोन एज हायरोग्लाइफिक्स। ओके, हायरोग्लाइफिक्स क्या है? इनकी जो पुरानी राइटिंग्स है उसको कहा जाता है हायरोग्लाइफिक्स। एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है होली पिक्चर। ओके, so Egyptian literature is predominantly religious in nature, which included the Book of the Dead, coffin text, ये सारी इजिप्टियन बुक हैं, ठीक है। They also discovered the secret of eclipses, movement of planets and prepared a solar calendar, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है इजिप्टियंस के द्वारा। ट्रेड और कॉमर्स की बात करें, सो एग्रीकल्चर तो हमने देखा कि मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था, एंड जो नील वैली है वो इनके इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर बन चुका था। ओके, तो दे कैरिड ऑन ट्रेड इन आइवरी, गोल्ड, इबोनी, ऑस्ट्रिच फैदर्स एंड स्लेव्स विद न्यूबिया एंड सूडान। तो इन जगहों के साथ इनका ट्रेडिंग चलता था। ये इंपोर्ट क्या करते थे? स्पाइसेस, सेंट्स, कलर्स, फाइन क्लोथ, सैंडल फ्रॉम इंडिया, और इन्होंने यहाँ से जो ज्वेलरी और ग्लासवेयर, फर्नीचर वगैरह बनाने की आर्ट है वो भी सीखी थी। The world is deeply indebted to them, not only for their contribution to the civilization but also for their art and crafts. Thus, Egypt made several unique and valuable contribution to the world. तो जैसा कि हमने देखा, इनका आर्ट और आर्किटेक्चर में, क्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था इजिप्टियन सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो हमने पहली जो सिविलाइजेशन है हमारी रिवर सिविलाइजेशंस, उसमें से नील रिवर सिविलाइजेशन को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सो बात करते हैं नेक्स्ट सिविलाइजेशन की, जिसका नाम है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो पहले तो इसका नाम ये मेसोपोटामियन क्यों है? देखिए, मीसो का मतलब होता है इन बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखिए, और पोटम का मतलब होता है रिवर्स। तो ये दो रिवर्स के बीच में ये सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई है, इसीलिए इसको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। और ये जो दो रिवर्स हैं ये कहाँ से निकलती हैं? आर्मेनिया माउंटेन से ये दोनों रिवर्स निकलती हैं। ओके, तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये 3 कल्चर्स से मिलके बना है। इस सिविलाइजेशन के अंदर 3 कल्चर्स रहे हैं। पहला है सुमेरियन, बेबीलोनियन, और तीसरा है असाइरियन कल्चर। इन तीनों कल्चर्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ओके, तो जो ये 2 रिवर्स हैं, ये 2 रिवर्स का नाम क्या है? यूफ्रेट एंड टाइग्रिस। तो यूफ्रेट और टाइग्रिस के बीच में जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ये बसा हुआ है। सो यूफ्रेट और टाइग्रिस दोनों मिलके एक वैली भी बनाती हैं, ठीक है, क्रिसेंट के शेप की वैली बनाती हैं, जैसे आपका मून होता है अपने अर्ली और एंड के स्टेज में, इस तरीके का। तो इस रीजन को बोलते हैं फर्टाइल क्रिसेंट। ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रीजन है। और तो और जो बाइबल में मेंशन किया गया है गार्डन ऑफ ईडन, इसको भी माना जाता है कि ये इसी रीजन में रहा होगा। ओके, अब बात करते हैं इस सिविलाइजेशन के पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। तो लोग जो है मेसोपोटामिया के साउदर्न पार्ट में सेटल हो गए थे। यहाँ का जो चीफ स्टेट था उसका नाम था सुमेर, इसलिए यहाँ के लोगों को भी सुमेरियंस कहा जाता था। इनको गवर्न करा जाता था पैटिसिस के द्वारा, द प्राइस्ट किंग। एंड और जो इम्पोर्टेंट सिटी स्टेट्स हैं यहाँ के, उनका नाम है उर, लार्डसाकिश, लेगस, एरिदू एंड एमोन। तो इन नामों से आप ज़्यादा परेशान मत होइए, इनको अभी हम मैप में देखेंगे, ये वैसे भी याद करने इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद सुमेरियंस के बारे में हमने देख लिया, उसके बाद हमने पढ़ा था बेबीलोनियन कल्चर के बारे में। तो देखिए, जो जगह है
एमोराइट के राजा थे सुमाबू, तो इन्होंने एमोराइट का कैपिटल बनाया था बैबलू को। बैबलू का बाद में नाम बेबीलोन हो गया था, ठीक है, और बेबीलोन में रहने वालों को बोला जाता था बेबीलोनियन। तो एमोराइट के सुमाबू जो किंग थे, उन्होंने बेबीलोन को कैपिटल बनाया था, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है एमोराइट्स वर कॉल्ड बेबीलोनियन। उसके बाद जो पावरफुल किंग आए थे यहाँ, उनका नाम था हम्मुराबी, ओके। हिज रेन विटनेस्ड ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी एंड वॉज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ मेसोपोटामिया। तो ये काफ़ी अच्छे लीडर थे मेसोपोटामिया के। इसके बाद बेबीलोनियंस के बाद जो असाइरियंस हैं, उन्होंने मेसोपोटामिया में अटैक किया और उसको कैप्चर कर लिया था। दे वर वेरी क्रूएल एंड बिलीव्ड इन टेरर एक्टिविटीज़। तो ये जो असाइरियंस हैं, ये टेरर एक्टिविटीज़ में बिलीव करते थे। द चीफ सेंटर ऑफ असाइरियन पावर वर आसुर एंड नीनवे, ठीक है। जो नीनवे है और आसुर जो जगह है, ये असाइरियंस का चीफ सेंटर हुआ करता था। अब इन सारी प्लेसेस को हम मैप में देखेंगे। इनके बाद असाइरियंस के बाद जो चाल्देन्स थे, उन्होंने मेसोपोटामिया में कब्जा कर लिया था। सो चाल्देस के जो चाल्देन के रूल का जो टाइम है, उस टाइम मेसोपोटामिया काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर हो गया था, ओके। और उस समय रूल कौन कर रहा था? नेबूकदनेस्सर, ठीक है। ही बिल्टेड द फेमस हैंगिंग गार्डन। जो हैंगिंग गार्डन के बारे में आप पढ़ते हैं, इसको नेबूकदनेस्सर के द्वारा ही बिल्ड किया गया है, ठीक है। ये चाल्दियन डायनेस्टी के थे। और जो ये हैंगिंग गार्डन है, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। As a result of the joint contribution of the Sumerian, Babylonian, Assyrian, there flourished a great civilization in Mesopotamia for the long time. तो मेसोपोटामिया के जो कल्चर है, उसको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है इन सारे कल्चर्स ने मिलके। तो ये सारी जगह हैं जिनके बारे में आपने देखा था। ये आसुर, जो असाइरियंस की आसुर है, ये निन्वे है, जो असाइरियंस का मेन सेंटर हुआ करता था, जो लोग बहुत क्रूएल थे, टेरर एक्टिविटीज़ में बिलीव करते थे, ठीक है। ये है इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और बेबीलोन, ओके, बेबीलोन, लागश, नीपुर, ओके। सो ये हो गया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का मैप। यहाँ पे देखिए, ये आपको रिवर्स भी शो करी हैं, यूफ्रेट रिवर और टाइग्रिस रिवर, ठीक है। यहाँ पे हैं ये दोनों रिवर्स, इनके बीच में जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ है। इनकी सोशल लाइफ के बारे में देखें तो इनकी सोसाइटी को 3 क्लासेस में बांटा गया है, ठीक है। फार्मर्स, लेबरर्स और स्लेव्स। तो जैसा कि हमने अदर सिविलाइजेशन के बारे में देखा था कि उसमें एक किंग होता है, उनके मिनिस्टर होते हैं, फिर मिडिल क्लास होता है, फिर स्लेव्स होते हैं ना। यहाँ पे कौन है? फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं और स्लेव्स हैं। द सोशल रेगुलेशन वॉज बेस्ड ऑन रिलीजन। द टेम्पल वर द सेंटर ऑफ एजुकेशन। वीमेन हैड अ ऑनर्ड पोजिशन, ठीक है। वीमेंस की काफ़ी अच्छी पोजिशन होती थी इनके टाइम पे। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। एंड जो ट्रेड है वो होता था इंडस और नील वैली के लोगों के साथ। द बेबीलोनियन मर्चेंट कैरिड ऑन कॉमर्स बाय बार्टर एट फर्स्ट। पहले यहाँ भी बार्टर सिस्टम चलता था। एंड द सिटी ऑफ बेबीलोन बिकम द सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल कॉमर्स, ओके। इसके बाद यहाँ के जो आर्किटेक्चर, लिटरेचर वगैरह है, उसके बारे में बात करते हैं। क्यूनीफॉर्म स्क्रिप्ट जो है वो फेमस है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में, इसको देखते हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट है, ये एक गीली वेट क्ले टैबलेट में लिखी जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद उसको बेक करा जाता है, ड्राई किया जाता है। और ये जो टैबलेट्स हैं क्ले की, ये बहुत ही लार्ज नंबर में फाउंड की गई हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो ये जो उस टाइम के लोग थे, ये 350 साइंस थे इनको यूज़ करके ये अपनी स्क्रिप्ट को लिखा करते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ दिस पीरियड डिस्क्राइब गॉड्स एंड देयर एक्टिविटीज़। तो इन बुक्स में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके बारे में है कि ज़्यादातर ये
अपने भगवानों के बारे में और जो ये चीज़ें इनके यहाँ होती हैं, इन अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में लिखते थे। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ दीज इज़ द एपिक ऑफ गिलगामेश। एपिक ऑफ गिलगामेश जो है ये कुछ फेमस जो इनकी स्क्रिप्ट है उनमें से एक है। ओके, तो जो ये क्यूनीफॉर्म स्क्रिप्ट है ये किन के द्वारा यूज़ की जाती थी? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के द्वारा। ठीक है, साइंस और एस्ट्रोनॉमी में क्या डेवलपमेंट हुआ था देखिए। सो द साइंस स्पेशली एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन हैड मेड एस्टोनिशिंग प्रोग्रेस। सन डायल्स, वाटर क्लॉक्स, ये सारी इन्होंने ये बना चुके थे। दे मेड यूज़ ऑफ अ लूनार कैलेंडर ऑफ 365 डेज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ। इन्होंने एक लूनार कैलेंडर बनाया था जिसमें 365 डेज हुआ करते थे जैसे आजकल है, और 12 महीने भी थे। दे डिवाइडेड द सर्कल इंटू 360 डिग्रीज। द सुमेरियन, अब सुमेरियंस के बारे में हमने पढ़ा था, तो सुमेरियंस ने क्या किया था? सुमेरियंस जो थे वो प्लैनेट्स के बारे में पहले से जानते थे, वो जान चुके थे जुपिटर, वीनस, सैटर्न और मार्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ साइंस और एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो चुकी थी। एंशियंट चाल्डेन्स के बारे में हमने देखा था। सो एंशियंट चाल्डेन एस्ट्रोनॉमर्स नाबूरी और किडीनू मेड मैनी कंट्रीब्यूशन टू द साइंस ऑफ astronomy. The concept of 7 days constituting a week also goes back to the days of Chaldeans. तो एक हफ्ते में जो ये 7 दिन होते हैं इसके बारे में भी किसने लिखा था, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था? वो थे चाल्डेन्स जो कि थे मेसोपोटामिया के। ओके, इनके रिलीजन की बात करें, सो द चीफ गॉड वॉज मार्दुक एंड हिज क्वीन नानशे। ये इनके जो भगवान थे उनका नाम था मार्दुक और क्वीन नानशे। ओके, सो याद रखिएगा जो ये 7 डेज इन अ वीक का कॉन्सेप्ट है ये चाल्डेन्स ने दिया था जो कि हैं मेसोपोटामिया के। Now let's talk about Code of Hammurabi. Hammurabi, we have learned about him that he was one of the greatest ruler of Babylonian. और जो कोड है हम्मुराबी का, इट इज़ द फर्स्ट रिटन कोड ऑफ लॉज। ठीक है, और इसीलिए हम्मुराबी को एक टाइटल मिला है द वर्ल्ड फर्स्ट लॉ गिवर। वर्ल्ड फर्स्ट लॉ गिवर कौन है? हम्मुराबी। कहाँ के? मेसोपोटामिया के। और ये जो कोड ऑफ लॉ है ये सेमेटिक लैंग्वेज में लिखा गया है। इसके 4 पार्ट्स हैं, सिविल कोड, कोड ऑफ प्रोसीजर, पीनल कोड एंड कमर्शियल कोड। साथ ही साथ ये जो कोड है ये आप जान लीजिए कि ये कोड ऑफ लॉज इनको इनग्रेव किया गया है क्यूनीफॉर्म स्क्रिप्ट में। हमने क्यूनीफॉर्म स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था। ये क्या होता है? गीली मिट्टी का टैबलेट सा होता है, उसमें जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जाती है और उसके बाद उसको ड्राई कर दिया जाता है। ठीक है, तो उससे बोलते हैं क्यूनीफॉर्म स्क्रिप्ट। तो क्यूनीफॉर्म स्क्रिप्ट में ही ये कोड ऑफ लॉज को इनग्रेव किया गया था। सो अब हमने पढ़ लिया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट सिविलाइजेशन जो है, आपकी जो नेक्स्ट सिविलाइजेशन है वो है अर्ली चाइनीज सिविलाइजेशन। इसे हुआंगो वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, हुआंगो क्या है? ये एक रिवर है जिसका नाम है येलो रिवर। इसे येलो रिवर क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट ब्रिंग्स द येलो एलुवियल सॉइल विद इट। ओके, और उसको रिवर के बैंक्स में डिपॉजिट कर देती है। तो चाइना की जो भी कल्चर है, इसकी हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन है, इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हुआंगो रिवर और यांगजे कियांग रिवर। हुआंगो रिवर जो है इसको सॉरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एनुअली हर साल यहाँ पे फ्लड आता है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। चाइनीज़ लोग जो हैं ये मंगोल रेस के हैं। ओके, नाउ इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो अभी तक के जो भी फर्स्ट राजा जिनके बारे में पता चला है उनका नाम है फ्यूजी। ओके, ये शैंग डायनेस्टी से थे और इन्होंने येलो रिवर के आसपास जितनी भी टेरिटरीज़ हैं उनको यूनिफाइड कर दिया था। तो शैंग डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी ने रूल किया था वो है चाओ डायनेस्टी। ओके, एंड इनके रूलर का नाम है वू वांग। सो Wu Wang introduced many reforms and the Chao age is known as the classical age of China. तो classical age of China बोला जाता है चाओ एज को। तो चाओ डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद क्या हुआ?
अभी तक जो भी टेरिटरीज थी वो काफ़ी ज़्यादा यूनाइटेड थी, लेकिन इनके बाद जो है पूरा का पूरा किंगडम डिसइंटीग्रेट हो गया था, और जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जैसे हमने देखा था जो सामंत होते हैं, फ्यूडेटरीज होते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गए थे अपने मेन राजा से। ठीक है, तो इस एज को बोला जाता है फ्यूडल एज। लेकिन इसके बाद जो राजा आए शी हुआंगती, उन्होंने पूरी जो चाइनीज़ डायनेस्टी थी उसको क्या कर लिया, यूनिफाइड कर दिया। ठीक है, और फ्यूडल कंट्रोल को ख़त्म कर दिया। इनको बिल्डर ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है। ठीक है, एंड जो है ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इट इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। The Chinese honored the teachings of great philosopher named Confucius and Lao Tse। तो Confucius और Lao Tse उस टाइम के चाइनीज़ के बहुत बड़े फिलोसफर्स हैं। ओके, इनके सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को आप देखेंगे, सो इनकी चाइनीज़ सोसाइटी डिवाइडेड है प्रिविलेज्ड और अनप्रिविलेज्ड क्लासेस में। हमने हर सोसाइटी में देखा कि हर सोसाइटी 3 चीज़ों में बटी हुई थी। ठीक है, ये 2 चीज़ों में बटी है, एक है प्रिविलेज्ड और दूसरे बिल्कुल ही हैं अनप्रिविलेज्ड क्लास। सो द नोबिलिटी एंड द प्राइस्ड enjoyed most of the privileges in China. The life of peasants was generally miserable. Slavery and forced labor were common features. वीमेंस की जो कंडीशन है, उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, उनको ज़्यादा फ्रीडम्स वगैरह नहीं मिलती थी। ठीक है, और यहाँ पे हेरिडिटरी ब्यूरोक्रेसी का जो है मॉडल नहीं था। राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता था। राजा को चुनने का जो तरीका है, देखिए, द ऑफिशियल वर चूजन फ्रॉम अ क्लास नोन एज मंडरिन। मंडरिन एक क्लास होती थी। ठीक है, उसमें से जो ऑफिशियल्स हैं, जो राजा हैं, रूलर्स हैं, उनको चुना जाता था। ठीक है, और इसका प्रोसीजर क्या होता था, एक पब्लिक एग्जामिनेशन होता था, उसके थ्रू इनको सेलेक्ट किया जाता था, और ये बहुत ही अच्छी बात है। आफ्टर द स्प्रेड ऑफ कन्फ्यूशियनिज्म देयर वॉज मार्क चेंज इन द सोसाइटी। कन्फ्यूशियनिज्म क्या है, हमने देखा था, ये कन्फ्यूशियस जो हैं ये एक बहुत ही बड़े फिलोसफर थे चाइना के। तो उनके द्वारा जो स्प्रेड किया गया था कन्फ्यूशियनिज्म, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे सोसाइटी में। ओके, तो ये थी इनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। और भी इसमें है, देखिए, ट्रेड वगैरह के बारे में जानते हैं थोड़ा, इनके ऑक्यूपेशंस वगैरह क्या थे। सो वो सिल्क गारमेंट, सिल्क का जो कपड़े हैं वो बनाए जाते थे, और चाइना कप्स बनाए जाते थे। चाइना कप जो है वो सिरामिक से बनते थे। ठीक है, पहले इन्हें सिरामिक कप्स कहा जाता था, उसके बाद चाइना कप्स। और हॉर्सेस जो थे उनको वॉर वगैरह में यूज़ किया जाता था। द अर्लीस्ट कमोडिटीज़ ऑफ ट्रेड इन चाइना वर सिल्क, सिरामिक, सॉल्ट एंड आयरन। ठीक है, शुरू में इन्हीं चीज़ों का व्यापार हुआ करता था। और किन के कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स किन के साथ थे, एशिया के साथ, साउथ एशिया, द मेडिटेरेनियन रीजन, साउथ एशिया, ये सारे जो रीजन हैं इनके साथ कमर्शियल कॉन्टैक्ट्स थे, ट्रेड हुआ करता था। और जो यहाँ की पॉपुलर ड्रिंक है टी, इट इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट ऑफ द एंशियंट चाइनीज़ टू द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो जो टी है वो कहाँ से आई है, चाइना से। रिलीजन और फिलॉसफी की बात करें, सो चाइनीज़ बिलीव्ड इन एंसेस्टर वर्शिप। ये अपने जो पितृ हैं उनकी पूजा करते थे। दे ऑल्सो वर्शिप्ड petty village deities and believed in the existence of good and evil spirits। ठीक है, एंड इनका ऐसा मानना था कि कोई मिथोलॉजिकल ड्रैगन है। ठीक है, इनके जो भी रिलीजियस बुक्स वगैरह हैं उसमें कोई भी मिथोलॉजिकल ड्रैगन है जो इनकी रक्षा कर रहा है, इनका ऐसा मानना था। ठीक है, द ग्रेट चाइनीज़ थिंकर लाओ त्से कंडेम्ड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड एडवाइज पीपल टू गो विद नेचर। तो हमने देखा था एक और अच्छे फिलोसफर थे चाइना के, लाओ त्से। तो उन्होंने कहा था कि इन सारे जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं आप इनको बंद कीजिए, और लोगों को एडवाइज़ किया कि
they should go with nature. Confucius, the great Chinese philosopher, emphasized that moral living, discipline, and duty consciousness alone would lead us to peaceful and prosperous society. तो ये थ्योरी थी कन्फ्यूशियस की। और बाद में कुछ टाइम बाद जो बुद्धिज़्म है वो इंट्रोड्यूस हुआ था चाइना में, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रिलीजन बन गया था चाइना का, ठीक है। पहले क्या था, कन्फ्यूशियाज़म था और उसके बाद बुद्धिज़्म। चाइनीज़ स्क्रिप्ट की बात करें, सो चाइनीज़ जो है इन्होंने पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को डेवलप किया था, ठीक है। और जो राइटिंग्स हैं वो करी जाती थी जो टॉर्टोइस की शेल है, बोन्स हैं, उसके ऊपर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम शार्प इंस्ट्रूमेंट। इन सेकेंड सेंचुरी एडी दे इन्वेंटेड द पेपर, ठीक है, सेकेंड सेंचुरी एडी में ही पेपर का इन्होंने इन्वेंशन कर दिया था। और सिल्क के पीसेस को भी राइटिंग में यूज़ किया जाता था। इंक इन्वेंट करी थी इन्होंने फिफ्थ सेंचुरी एडी में। एंड पेंसिल जो थी, चाइनीज़ पेंसिल्स को बनाया गया था बैम्बू से। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक इन्वेंशंस भी किए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं ये, जैसे द वाटर मिल, मैरिनर कंपास, गन पाउडर एंड पेपर करेंसी। आप देख सकते हैं गन पाउडर का इन्वेंशन भी चाइनीज़ ने किया था, और पेपर करेंसी भी। एंड एनाटॉमिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडीज़ वर वेरी पॉपुलर एट दोज टाइम, ओके। मैथमेटिक्स में एबोकस मेथड को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और वन ऑफ द नोबलेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एंशियंट चाइना वॉज इट्स आर्ट ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग। और जो ब्लॉक प्रिंटिंग है, ये ब्लॉक प्रिंटिंग की जो आर्ट है वो भी किसने दी है, चाइना ने, ओके। सो दीज वर ऑल अबाउट द चाइनीज़ सिविलाइजेशन. Now thank you for watching this lesson, and if you liked this lesson then please hit that like button, share the course and subscribe to the channel.